नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त के बारे में। तो रक्त को हम 3 पार्ट में पूरा करेंगे। पहले पार्ट में रक्त और रक्त से संबंधित क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे रक्त के जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित, एंड तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ओके दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रक्त और रक्त से संबंधित सारी जानकारियाँ देखेंगे। तो दोस्तों, बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ब्लड, जिसमें क्या देखा जाता है कि रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती है और किस प्रकार से ये शरीर में परिसंचरण करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आज जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ये शरीर के सभी भागों को एक जोड़ के रखने का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, तो और ये ब्लड की एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड मतलब इसमें लिक्विड पार्ट होता है यानी तरल पदार्थ होता है और कुछ कण मिले रहते हैं। इसके मिश्रण को क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। अगर इनको किसी चीज़ से छाना जाए तो कोलाइड जो कण होते हैं वो सेपरेट आउट यानी छन के अलग हो जाते हैं और तरल पदार्थ अलग हो जाता है। इसको कोलाइड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने ब्लड का पीएच मान लगभग लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। 1 से लेके 7 से नीचे जो होते हैं उनको अम्ल बोला जाता है और 7 से ऊपर बोला जाता है क्षार। तो ब्लड का पीएच होता है 7.4 यानी ये क्षारीय प्रकृति का होता है दोस्तों। इसका घनत्व होता है 1.04 से लेकर 1.07 तक इसका घनत्व होता है। तो दोस्तों, ब्लड की शरीर में मात्रा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कम होती है। तो पुरुषों में 5.5 लीटर के समथिंग और महिलाओं में 5 लीटर पाया जाता है। इनको औसतन देखा जाए तो 7 से 8% ब्लड शरीर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक बार हमने किसी बुजुर्ग से पूछा कि भैया ये महिलाओं में ब्लड कम क्यों होता है, तो हमें बोले कि क्या है, उनमें कम इसलिए होता है क्योंकि वे दूसरों का ब्लड पी सकें। अरे तो वो ऐसा नहीं होता है। दरअसल होता क्या है, उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी सी कम होती है पुरुषों की तुलना में। इसके बाद देखते हैं कि ब्लड का अध्ययन को कहते हैं सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। तो दोस्तों, ब्लड का निर्माण भ्रूण अवस्था में, मतलब जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ, जन्म के पहले उसको कहा जाता है भ्रूण। तो भ्रूण अवस्था में लीवर के मेसोडर्म से इसका निर्माण होता है और वयस्क व्यक्ति में बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। अब कहेंगे कि भ्रूण में लिवर में क्यों होता है? तो देखो भाई, भ्रूण अवस्था में हड्डियां इतनी कमजोर मुलायम होती है कि जिधर किधर भी मुड़ दो तो वो मुड़ जाती, इतनी मुलायम हुई, इसलिए अस्थि मज्जा विकसित रूप में नहीं होती है। इसलिए उसका निर्माण ब्लड का भ्रूण अवस्था में लिवर के मेसोडर्म में ही होता है। ठीक है, इसके बाद जो ब्लड होता है, ब्लड स्टोर कहाँ होता है? ब्लड स्टोर होता है प्लीहा में। प्लीहा जिसको अपन स्प्लीन भी बोलते हैं या तिल्ली भी बोल सकते हैं, तो इसको क्या ब्लड बैंक भी बोल देते हैं। लेकिन लेकिन क्या है, 120 दिन पूरे होने के बाद इसका जीवन काल कितना? 120 दिन होता है। इसके बाद क्या होता है, सेल डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद फिर वो कहाँ मर जाता है? उसी प्लीहा में जाके वो खत्म हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान भी बोलते हैं उसको। किसको? प्लीहा को। अपने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक तरल रूप होता है वसा का। ये क्या होता है? ये 200 mg पर डेल, या डेल मतलब डेसीलीटर होता है। इससे ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो अपने लिए नुकसानदायक हो जाता है। इसमें क्या है, ये धीरे 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 अपनी रक्त वाहिनियों में एकत्रित होने लगता है और ब्लड को फ्लो यानी बहने के लिए स्पेस कम मिल पाता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक है दोस्त, अब ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रंग इसका लाल हो जाता है। तो दोस्तों, मेल में हीमोग्लोबिन थोड़ा से ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। मेल में 14 ग्राम पर डेल यानी डेल मतलब डेसी लीटर, और फीमेल में 13 ग्राम के समथिंग पाया जाता है। अब रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अब परिसंचरण तंत्र क्या होता है? रक्त पूरे शरीर में रक्त वाहिनियों के माध्यम से घूमता रहता है। घूमने के कारण क्या होता है, उसमें तापमान बनाए रखता है। तापमान बनाए रखता है तो ब्लड का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 यानी 98.6 फ़ारेनहाइट। डॉक्टर वगैरह जो चेक करते हैं तो देखते हैं कि बुखार हो जाता है तो 100, 99, 100 हो जाता है। तो ये क्या होता है? फ़ारेनहाइट में होता है, सेल्सियस में नहीं होता है। ठीक है दोस्त, इसके बाद देखते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब जो ब्लड हार्ट से पंप होके आया है वो 120 की स्पीड से जाता है और वापस लौट के आता है 80 स्पीड से। तो क्या होता है, उसको 120/80 mmHg, उसको ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। ठीक है, तो रक्त के कार्य क्या होते हैं? रक्त के कार्य होते हैं ताप का नियंत्रण करना,
पोषक पदार्थों का परिवहन करना, मतलब जो पचे हुए खाना खाने के बाद जो पचे हुए पदार्थ होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके पूरे शरीर में लेके घूमता है। ठीक है, इसके बाद होता है गैसों का परिवहन, सांस के द्वारा फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाता है, विभिन्न अंगों तक या कोशिकाओं ऊतकों तक ले जाता है, उसके बाद CO2 को वापस फेफड़े में छोड़ देता है। इसके बाद उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थ जैसे जो भी उत्सर्जी पदार्थ है उनको उत्सर्जी अंगों तक लेके जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं रक्त मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। एक प्लाज्मा भाग होता है जो 55% होता है, और दूसरा होता है ब्लड कार्पल्स यानी रुधिराणु लगभग 45% मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद अपन पहले देख लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या मुख्यतः जल ही होता है, 90% जल होता है और 10% अन्य पदार्थ होते हैं। इनमें देखते हैं कि मुख्यतः प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एक फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड हिपेरिन वगैरह होते हैं। फाइब्रिनोजेन क्या करता है? ये क्या करता है कि अपना जो ब्लड होता है उसको थोड़ा सा गाढ़ापन सा बनाए रखता है, इसको गाढ़ापन सा बनाए रहता है। अगर ये नहीं रहेगा तो एकदम पानी जैसा पतला पतला सा दिखने लगेगा। और ये क्या है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। और हिपेरिन क्या करता है? हिपेरिन शरीर के अंदर किसी ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिनियों में थक्का ना जमे, इसलिए ये हिपेरिन मुख्य भूमिका निभाता है। उसके बाद है कार्बनिक पदार्थ में क्या, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, एंजाइम्स वगैरह होते हैं। और कार्बनिक पदार्थ में सोडियम है, फॉस्फेट है और बाइकार्बोनेट वगैरह ये पाए। इसके अलावा वो अन्य बहुत सारे पाए जाते हैं, ये तो आपको जस्ट समझाने के लिए बता दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अपन चलते हैं ब्लड कार्पल्स के बारे में। ब्लड कार्पल्स मुख्यतः 3 भागों में बांट देते हैं। आरबीसी, इसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन, लगभग प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन के आसपास होता है। इसके बाद पुनः डब्ल्यूबीसी का 2 भागों में बांट देते हैं, जिसमें से ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। इससे क्या होता है, ग्रेनुल्स मतलब क्या होता है, कण। ये कण युक्त होते हैं, ये न्यूट्रोफिल है, ईओसिनोफिल है और बेसोफिल है, इनमें क्या है, कण होते हैं। और ये क्या होते हैं, एग्रेनुल, ये कण नहीं होते, इनका विशेष आकृति नहीं होती कुछ भी, ये किसी भी आकृति बदल देते हैं, इनमें ये कण रूपा नहीं होते। ठीक है दोस्तों, इसमें लिम्फोसाइट होते हैं और मोनोसाइट। इसके बाद अपन पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में अलग से डिटेल्स में। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको अपन एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इनका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, देखने में गोलाकार लगते हैं, लेकिन वास्तव में एक उभयतल आकृति की होती है, बाइकॉनकेव शेप होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, सिर्फ ऊंट और लामा को छोड़कर। ठीक है, इसमें लाइसोसोम, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है। क्यों लाइसोसोम नहीं होता है? इसीलिए तो इसके 120 दिन, इसका जीवन काल पूरा होने के बाद इनको नष्ट करने के लिए प्लीहा में जाना पड़ता है इसकी सेल को। ठीक है, इसके बाद इसका निर्माण मुख्यतः जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, जीव जन्म के बाद इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और जन्म के पहले अभी बताया कि यकृत के मेसोडर्म में होता है। ठीक है, इन आरबीसी की मात्रा मुख्यतः सामान्य व्यक्तियों में आरबीसी की मात्रा लगभग 45 से 50 लाख प्रति मिलीलीटर होती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में Fe माने आयरन पाया जाता है, और आयरन की वजह से क्या होता है, लाल होता है। और ये आयरन क्या करता है, आयरन और हीमोग्लोबिन क्या है, गैसों का परिसंचरण करते हैं। जैसे कि अब फेफड़ों से ली हुई ऑक्सीजन को अंगों तक ले जाते हैं, अंगों से ऑक्सीजन छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड लेके फेफड़ों तक ले आते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, श्वसन रंगा या रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन को। ठीक है, इसके बाद जो 120 दिन पूरे हो जाने के बाद क्या है जी, सेल खत्म हो जाती है। इसके बाद कहाँ चली जाती है, प्लीहा में। प्लीहा में पाई जाती है फेगोसाइट सेल। फेगोसाइट सेल को क्या बोलते हैं, भक्षी कोशिका। ये क्या करते हैं, ये उस सेल को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद वो नष्ट हो जाती है, नष्ट होती है। अब आरबीसी सेल का आकार देखा जाए तो 7 से 8.4 माइक्रोन लंबी और 1 से 2.4 माइक्रोन चौड़ी ये होती है। इसके बाइकॉन के बजाय किनारों पर थोड़ी सी मोटी सी होती है। ठीक है, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, इसके ज़्यादा होने से, किसके, आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, और ज़्यादा से पॉलीसाइथेमिया रोग आते हैं डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं भी बोला जाता है, इनको अंग्रेजी में ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है,
और ये मुख्यतः प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होते हैं। इनका आकार निश्चित नहीं होता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, लोगों से लड़ने का काम करता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया, इसलिए ये लाल रंग के नहीं होते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी ये मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, जैसे एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है और न्यूट्रोफिल है और बेसोफिल है। लिम्फोसाइट दो प्रकार से होते हैं, बी सेल और टी सेल। ठीक है, तो अब इसके बाद ये बी सेल, टी सेल और इनका काम कैसे होता है, तो देखा जाता है कि जब कोई बीमारी का कीटाणु, कोई बैक्टीरिया, वायरस वगैरह अपने शरीर में आता है, तो सबसे पहले पहचानने का काम किसका होता है, टी सेल का। सबसे पहले पहचान कौन कर लेता है, टी सेल। टी सेल पहचान करने के बाद तुरंत दौड़ के जाता है बी के पास, बी सेल के पास, बी लिम्फोसाइट के पास। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, इसको पहचानता है और इसके प्रति, इस बैक्टीरिया के प्रति एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करने के बाद एंटीबॉडी बनने लगते हैं। एंटीबॉडी बनने लगते हैं, फिर ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी सीधा इस पे अटैक कर देते हैं, इस बैक्टीरिया पे, बैक्टीरिया वायरस या बाहरी जो पार्टिकल होता है, इसको फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं, इस पे अटैक करने लगता है। अब अटैक करते हैं तो क्या होता है, इस लड़ाई में अपने जो फौजी यानी एंटीबॉडी और एंटीजन यानी बाहर से आए हुए, ये दोनों चीज ही कुछ अपने भी मर जाते हैं और एंटीजन भी मर जाता है। अब जो मरे हुए ब्लड सेल में घूमते रहते हैं, इसके बाद फिर क्या काम होता है, फिर आता है काम इसका मोनोसाइट का। तो इसके जो मरे हुए जो भाग है, इसको भरे हुए भाग को क्या मोनोसाइट क्या करता है, अपने अंदर लेके और नष्ट कर देता है, खा जाता है। तो इससे इसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये इस बड़े होने की प्रक्रिया को मैक्रोफेज बोला जाता है। अब दोस्तों देखा जाता है कि किसी किसी में युवा अवस्था में वहाँ से पिंपल्स वगैरह होने लगते हैं। वो क्या होता है, कि जब कोई एलर्जेंट यानी बाहरी सब्सटेंस पार्टिकल अपनी स्किन के अंदर जाता है तो एंटीबॉडी अटैक करते हैं। तो कुछ तो मोनोसाइट होता है वो खा के ख़त्म कर देता है, और कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो न्यूट्रोफिल्स के रूप में वहीं जमा हो जाते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स के रूप में जमा हो जाते हैं तो फिर बाद में देखा जाता है कि वो कील मुहासे की तरह निकलते हैं। मोस्टली डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है, 4 दिन तक, और उनकी मात्रा लगभग कितनी होती है, 10,000 के समथिंग पाई जाती है। इसके बाद आता है प्लेटिलेट। प्लेटिलेट को क्या बोलते हैं, बिम्बाणु। बिम्बाणु को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, इनमें केंद्रक नहीं होता है और इनका आकार भी अनिश्चित होता है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। इसका कार्य क्या होता है, रक्त को जमने में मदद करना होता है। ठीक है, रक्त को जमने के साथ साथ ये क्या करता है, हमें शरीर में एनर्जी प्रोवाइड भी करता है। जैसे थकान वगैरह होने लगती है, अक्सर कभी देखा होगा कि किसी को मतलब सुस्ती सी आ जाती है, होता है उसमें प्लेटलेट वगैरह कम हो जाते हैं, देखा होगा, ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाते, थक जाते हैं। ये क्या है, प्लेटलेट की कमी से ही होता है। इसकी मात्रा लगभग शरीर में 1.5 से 4 लाख तक होनी चाहिए। दोस्त अक्सर देखा होगा कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह में प्लेटलेट की मात्रा सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारे रक्त में जो ब्लड क्लोटिंग की क्षमता वो कम हो जाती है और शरीर कमज़ोर होने लग जाता है। दोस्तों क्या होता है, आरबीसी की कमी होने पे क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है और किसी काम को करने का मन ही नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, और डब्ल्यूबीसी के कम होने से क्या हो जाता है, हाँ, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। और प्लेटलेट के कम हो जाने से क्या होता है, उस काम को करने का मन तो करता है, पढ़ाई करने का मन तो करता है, लेकिन पढ़ने बैठे 10-15 मिनट में ही थक जाते हैं, मतलब थकान सी महसूस होने लगती है। इसीलिए बोलते हैं कि सबसे पहले जब पढ़ाई करने से पहले बैठो तो सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखो, तब जाके काम करो तो प्रोडक्टिव होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।